नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे आनंद के निशाने पर अखिलेश। उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी यानी उनके भतीजे आकाश आनंद भी पूरे जोश और खरोश के साथ चुनावी मैदान में उतर गए हैं। आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक भी हैं। रविवार और सोमवार को 2 चुनावी सभाओं में उन्होंने मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधा। आनंद का कहना है कि अखिलेश यादव पार्टी अच्छी तरह से नहीं चला सकते तो प्रदेश को क्या चलाएंगे। आनंद ने अखिलेश के बार बार टिकट बदलने के रवैये की भी आलोचना की और कहा कि जिन पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के वोट के भरोसे अखिलेश चुनाव जीतते हैं, उनकी लड़ाई कभी नहीं लड़ते। इसलिए अखिलेश को वोट देना वोट बर्बाद करना है। उन्होंने आजाद समाज पार्टी कांशीराम के नेता चंद्रशेखर आजाद को भी निशाने पर लिया और बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद पर दलित युवकों को गुमराह करने, उनका करियर बर्बाद करने का आरोप लगाया। भाजपा सरकार पर भी चंद्रशेखर ने पेपर लीक जैसे मामलों में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और चुनावी बॉन्ड से मिले चुनावी चंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी को 1 रुपया भी चंदा नहीं मिला, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी धन्ना सेठों के दम पर नहीं, जनता के दम पर चुनाव लड़ती है। आनंद के तेवर देखकर लगता है कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी भले ही कमाल नहीं दिखाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाजपा को हर बार की तरह इस बार भी भारी लाभ पहुंचा सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह सपा के मुकाबले अधिक मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, उससे सपा के मुस्लिम वोट में विभाजन होने की संभावना बलवती हो जाती है। यदि बहुजन समाज पार्टी अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को तहस नहस करना चाहती है तो जाहिर है इसका फायदा भाजपा को ही मिलने वाला है। उधर चंद्रशेखर को निशाने पर लेकर आकाश आनंद ने दलित वोटों को बिखेरने से बचाने की कोशिश की। बसपा का चुनावी प्रभाव क्या होगा, इसका असर तो 4 जून को ही पता चल सकेगा। इस बीच आकाश आनंद को अग्रिम पंक्ति में सक्रिय करके मायावती ने कमजोर पड़ती बसपा को युवा नेतृत्व देने की कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद चुनाव में क्या गुल खिलाते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो आप सुन लीजिए। अंदरूनी मसला है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अलायंस पार्टी होने के नाते हम इतना जरूर व्यक्त करेंगे कि इस चीज़ की शुरुआत किसने की थी। ये तो जो है बसपा ने शुरुआत की थी इसकी। अगर देखा जाए तो बसपा में एक समय था कोई गारंटी नहीं थी, आज किसी का टिकट है, कल किसका टिकट हो जाए कोई गारंटी नहीं थी। ये पार्टियां सभी दलों में इस तरीके से टिकटों की अदला बदली समय समय पर होती रहती है। उनका आंतरिक और रणनीतिक मसला होता है। इसमें कोई, हमें नहीं लगता है कि कहीं कोई से या कोई बात होनी चाहिए। ये अगर कोई बात उठाए हैं आकाश आनंदी तो निश्चित रूप से उनको पहले अपनी पार्टी में झांकना चाहिए, अपनी पार्टी का इतिहास देखना चाहिए कि टिकटों को कैसे कटते थे। कोई गारंटी नहीं होती थी, आज कोई पहुंच जाता था तो पता लगे जो सिटिंग कैंडिडेट होता था उसका टिकट कट जाता था। आनंद जी को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी उच्च शिक्षित होने के साथ साथ दूरदृष्टि भी रखते हैं। अतः वह भारतीय जनता पार्टी के कुटिल चालों को परख कर प्रत्याशी घोषित करते हैं या उसमें बदलाव करते हैं। उनका पूरा प्रयास है कि मोदी सरकार से पीड़ित जनता का वोट बिखरने नहीं पाए। आनंद जी को इंडिया गठबंधन की सलाह है कि वो देश में पांव पसार रही उन्मादी राजनीति को समझें, नहीं तो बाबा साहब का अम्बेडकर का संविधान खतरे में पड़ जाएगा और 2024 हो सकता है आखिरी चुनाव हो। कहता हूँ कि राजनीतिक राज परिवारों के जो बच्चे जिन्हें विरासत में सत्ता मिलती है वो सब ही हों, जो भी जिस पार्टी के राजनीतिक विरासत से पाते हैं वो सत्ता को अच्छी तरह नहीं चला पाते। उन्हें जमीनी सच्चाई का नहीं पता होता, उन्हें जमीनी कार्यकर्ताओं की जानकारी नहीं होती, वो उनकी चिंता नहीं करते और जमीनी मुद्दे को नहीं जानते। अखिलेश आज उसी दौर से गुजर रहे हैं कि उन्हें पता नहीं है कि कौन कहाँ बेहतर लड़ सकता है, जमीनी जानकारी नहीं है। एक टिकट पे 4 टिकट घोषित करने का यही कारण है कि जब उधर से कोई बता देता तो उसको टिकट देते, इधर से होता। जहाँ तक आकाश आनंद की बात है, उनका भी अभी अनुभव इस फील्ड में अधूरा है। आकाश आनंद लाए, लेकिन आनंद किसके लिए लाए? क्योंकि उम्मीदें तो जाग गई हैं। एक बीएसपी की, मायावती की कि आकाश आनंद युवा नेतृत्व हैं, बसपा को संभाल लेंगे, जो डूबता सूरज बसपा का था उसे उगता हुआ सूरज बना देंगे। दूसरी तरफ बीजेपी को भी उम्मीद दिखाई दे रही है कि जिस तेजी से वो प्रहार कर रहे हैं, हालांकि बीजेपी पर भी प्रहार कर रहे हैं, लेकिन जिस तेजी से वो बखिया खेड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की, चंद्रशेखर की, ऐसा लग रहा है कि ये फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। लेकिन आखिर कितना चमत्कारी साबित होगा
आनंद नामी ये चिराग देखना होगा। चलिए मिलियन में हमारा से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे उनसे ही समझने की कोशिश होगी कि बीएसपी के आनंद क्या बीजेपी या फिर सपा के लिए परेशानी खड़ी कर पाएंगे या फायदा किसे पहुंचाएंगे। दीपक सोनकर भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी स्वागत आपका। आजम खान सपा से हमारे साथ बने हुए हैं। आजम जी आपका भी स्वागत। सुजीत सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत सर। मनीष शुक्ला जी राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ जुड़े हुए, सर आपका भी स्वागत। मैं सबसे पहले सुजीत जी आपसे समझना चाहूंगी कि आनंद का आना और इस तरीके से बयानबाजी करना जिसमें बयानों में या अपने भाषणों में वो सीधे तौर पर कटघरे में सपा को खड़ा करते हैं और उसके बाद बीजेपी पर भी तंज कसते हैं, लेकिन ये आनंद किसके लिए आनंद लेकर आया है सुजीत जी? नहीं, मुझे लगता है कि आनंद जी की जो बातचीत है वो कहीं न से राजनीतिक रूप से अपरिपक्व है जी। और जिस तरह से वो सवाल उठा रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक कुशल राजनीतिक के रूप में उनके सवाल जो है बहुत बेहतर नहीं है। वर्तमान राजनीतिक माहौल में वो जो भी शब्द ब शब्द बोल रहे हैं वो उनके शब्द नहीं हो सकते। या तो वो किसी के इशारे पर ऐसे शब्द बोल रहे हैं अथवा वो राजनीतिक रूप से अपरिपक्व है। मेरा अपना यही मानना है। ठीक है सर, लेकिन किस बात को लेकर आप ये इशारा कर रहे हैं कि कौन सी वो बात, क्योंकि सपा को भी वो निशाने पर ले रहे हैं, बीजेपी को भी कहीं वो ये ना हो कि बीजेपी, क्योंकि बार बार आरोप बीएसपी पर लगते रहे कि बी टीम है बीजेपी की, तो बीजेपी को भी वो पेपर लीक मामले और तमाम मामलों में घसीटते हुए नजर आए। तो वो कौन सा पॉइंट आपको लगा जहां पर आप कह रहे हैं ये बात? सुजीत जी। नहीं, आप कैंडिडेट पर देख लीजिए या उनकी राजनीतिक स्थितियों पर देख लीजिए, कहीं से भी आपको कहीं से लग रहा है कि क्या बहुजन समाज पार्टी वर्तमान स्थितियों में स्टैंड कर पा रही है कहीं? ठीक है, कहीं लड़ाई में तो बहुजन समाज पार्टी नहीं है इस प्रदेश में। और फिर अभी बहुत देर भी हो गई, ये उन्हें इस लड़ाई में आते आते तैयारियों के लिए समय भी नहीं मिला। वो कितना चमत्कारी होते हैं तो खैर आगे पता चलेगा। और आनंद जी पारुल जी, आनंद जी वर्तमान स्थितियों में चूंकि उनके मेन हीरो मायावती जी थी, हाँ जी, तो मायावती जी तो इस चुनाव से लगभग बाहर हैं। तो ऐसी स्थिति में आनंद जी कोई करिश्मा कर पाएंगे? आनंद जी इन शब्दों का प्रयोग या तो अपने को उभार के लिए कर रहे हैं, राजनीतिक उत्तेजना फैला रहे हैं, या फिर वो किसी का शब्द बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम इतना जरूर मानना होगा कि यह परिपक्वता नहीं दर्शाती। ठीक है, मैं मनीष जी आपसे भी इस पर टिप्पणी चाहूंगी और समझने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि बीएसपी उत्तर प्रदेश में क्या जनाधार रखती थी सभी को पता है, लेकिन अभी तक आते आते स्थिति बीएसपी की बहुत खराब है। तो क्या संजीवनी दे पाएंगे आकाश आनंद बीएसपी को? और जिस तरीके से कहा गया सुजीत जी की तरफ से कि वो बोल किसी और की भाषा रहे हैं, राजनीतिक परिपक्वता नहीं दिखाई देती, तो क्या यहाँ से वो अगर किसी और की भाषा बोल रहे हैं तो ये सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने की दूसरे दलों को कोशिश है? ये प्री प्लान्ड आकाश आनंद है मनीष जी? बिल्कुल मैं सहमत हूँ। और दूसरी चीज आप ये देखिए कि अभी तक का जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसमें जो भी राजनीतिक पार्टियां रही हैं एक्सेप्ट भाजपा, उनके सबके अपने उत्तराधिकारी तय हो चुके और उन्होंने नेतृत्व संभाल भी लिया। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह की विरासत को संभाला, उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी पार्टी थी बसपा, एक समय से बसपा का यहाँ पर कोई भी राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं था। तो एक बहुत ही शार्प तरीके से चाहे मायावती का ये आदेश हो चाहे जिसका भी आदेश हो, लेकिन मायावती ने अचानक जो है जो आनंद है उनको अखिलेश यादव के खिलाफ खड़ा कर दिया और सीधा संघर्ष जो है वो एक जो उत्तराधिकारी की जो लड़ाई होती है वो अखिलेश यादव और आनंद के बीच में कर दी। अब आनंद, आप ये देखिए कि बसपा ने इस बार बहुत ही डार्क हार्स वो मानी जा रही है कि उसने किसी भी तरह का प्रचार नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन जो जिस तरह के उम्मीदवार खड़े किए हैं तो 40% जो है वो मुस्लिम आबादी को जो टिकट दी है वो अपने आप में एक सीधे बसपा ने सपा को टारगेट किया। और बसपा की लड़ाई इस बार किसी से नहीं है। बसपा की लड़ाई तो जो उत्तर प्रदेश में जो एक सेकेंड लीड लेने की है कि दूसरे स्थान पर कौन रहेगा। पिछली बार आप देखिए कि कितना डार्क वो था, लेकिन बसपा ने 10 सीटें जीती थी तो अपने आप में भाजपा की लहर में महत्वपूर्ण एक सीटों का एक वो था, क्रम था। तो इस बार भी आप ये देखिए बीजेपी ने जिस तरह से एक माहौल बनाया है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में बीजेपी नंबर 1 रहेगी, लेकिन दूसरे नंबर पर यानी आपका सीधे तौर पर कहना है कि आकाश आनंद के आने के साथ 80-20 की लड़ाई में 20 पर भी विपक्षी दल कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी
क्योंकि एम फैक्टर जिसके बलबूते उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपना दमखम रखती रही है, वहां पर भी कमजोरी दिखाई देगी। बिल्कुल, बंटवारा निश्चित रूप से बंटवारा तय है। बसपा बहुत ही स्ट्रांग होकर मुस्लिम वोटों को लेने के लिए तैयार बैठी है, और सपा जो है, जो अपना जो माई फैक्टर जो था, यादव मुस्लिम फैक्टर था, उस पर हमेशा चुनाव लड़ रही थी। और इस बार जो है ऐसा लग रहा था कि एक समय पे लग रहा था कि इंडी गठबंधन में बसपा भी शामिल होगी, सपा भी शामिल होगी, कांग्रेस भी होगी। अगर ऐसा होता तो भाजपा को चुनौती मिलती, लेकिन कहीं दूर तक वो बीएसपी की तरफ से बार बार कहा गया कि वो इंडिया गठबंधन में नहीं जाएंगे, और अंत तक भी यही बात रही। हालांकि ये भी कहा गया कि कांग्रेस की तरफ से उनको न्योता भी भेजा गया, लेकिन उनकी तरफ से हामी नहीं भरी गई। दीपक जी, ये सोची समझी रणनीति या फिर किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी या कोई मास्टर स्ट्रैटेजी है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है, कहीं दाल में कुछ काला आपकी तरफ से तो नहीं है? देखिए पारुल जी, क्या स्ट्रेटजी है, और जिन लोगों ने इस पर बयान दिया है, जो आकाश आनंद जी है उन्होंने दिया है, मुझे लगता है स्ट्रेटजी क्या है वो उस पर तय कर पाएंगे जी। अगर वर्तमान में बसपा की क्या स्थिति है इससे हम सब वाकिफ हैं। और आप अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की फायदे की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का फायदा तो जनता जनार्दन किताब जो पढ़ रहे थे। ठीक है, प्लीज आप सभी का ऑडियो ऑन एयर है, तो आप सभी का ऑडियो ऑन एयर है, तो प्लीज बीच में आपस में या कहीं और बिजी ना हो जाइए। आप प्लीज अटेंशन पे कीजिए डिबेट में, ताकि आपको भी पता चले। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए दीपक जी। तो जो आपने बात जनता की कही और उसकी बात करी, तो देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसी भी चुनाव को एक लोकतंत्र के महोत्सव के रूप में मनाता है, और उस महोत्सव में बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस महोत्सव में शामिल होता है। और लगातार जिस तरीके से 2014 से जनता का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर है, वही विश्वास लगातार बरकरार है। जो गरीब कल्याण की योजना गरीबों तक पहुंची है, जो अंतिम पायदान के सशक्त हुआ है, जिसके हर योजनाओं से जोड़ने का काम किया है, हर व्यक्ति को सर से उसके आवाज से जोड़ने का काम किया है, तो ये ऐसे सब जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता की, उसको देने का काम। कहना सही है दीपक जी, आपका कहना अपनी जगह सही है कि आपके अपने काम है, उसके बलबूते आप वोट मांग रहे हैं, जनता का जहन है कि वो किसे वोट करती है। लेकिन ये भी तो सच है कि अगर बीएसपी चुनावी मैदान में उतरती है, इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है बीएसपी, सभी जानते हैं उनका क्या स्थिति है वोट बैंक के मामले में, लेकिन अगर वो इस तरीके से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, मुस्लिम्स को टिकट दिए हैं और सीधे तौर पर अगर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सपा का वोट काट रहे हैं, वो मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं, और इसका फायदा आपको होगा, ये किसी से छुपा नहीं। अब ये किसी भी समीकरण को उठाकर देख लीजिए, सीधा फायदा तो आपको होता हुआ दिख रहा है। देखिए पारुल जी, मैं एक बहुत बड़ी बात आपसे कहूंगा कि आज जो जनता है वो न तो जाति और धर्म, आज जो वोट देने के लिए जनता जाती है वो सुविधाओं के ऊपर जाती है, वो मूलभूत सुविधाओं के ऊपर जाती है। वो जाती है कि किस तरीके से जिन व्यक्ति जो सरकार में रहने वाले लोग थे, जो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, बसपा की भी सरकार रही, और हर जाति के लोगों को, चाहे वो आज हमने कभी किसी जाति और धर्म के देख करके योजनाओं से जोड़ने का काम नहीं किया, और आज अगर 3 तलाक से निजात दिलाने का काम किया है, तो उसमें मुस्लिम बहनों के भी, उनके परिवार के, उनके हर व्यक्ति को निजात उससे मिलने का काम किया है। आज धारा 370 रखने का काम किया तो वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए, और आज अगर आवाज देने का काम किया वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए। तो जो आज एक भावना चेंज है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन्होंने जनता ने देखा है कि किन्होंने उनको गरीब की योजनाओं से जोड़ने का काम किया, इन्होंने वही उत्तर प्रदेश में माफिया, अपराधी, लूट, गुंडों को बढ़ाने का काम किया, और लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया। तो जनता का रुझान बिल्कुल परसेप्शन के साथ है, जो योजनाओं के साथ जोड़ेगा, जो जनता की चिंता करेगा, जो अच्छी व्यवस्थाओं की चिंता करेगा, जो अच्छी सड़कों की चिंता करेगा, अच्छी बिजली की चिंता करेगा, उनके शिक्षा की चिंता करेगा, उनके स्वास्थ्य की चिंता करेगा। आपकी बातें सुनने कहने में बहुत अच्छी लग रही है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर कि कामों पर ही वोट मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल भी नहीं होता। शुरुआती दौर से, जब नेहरू जी और इंदिरा जी का दौर था, तब से ही हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स में जो जाति और धर्म ही एंट्री कर चुके थे। तो इन बातों को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये फिर दूर की सुहाने ढोल सुनाई देते हैं कि ऐसा आप जो कह रहे हैं कि कामों पर, तो जातिगत समीकरण को देखकर ही टिकट बंटते हैं, इससे सभी वाकिफ हैं। ठीक है, मैं आजम जी को इन कर लूं। दीपक जी, मैं 10 सेकंड लेके आपकी बात का जवाब दे दूं।
रामपुर जैसे जहां बहुमूल क्षेत्र था उसका उदाहरण है, आजमगढ़ जैसे बहुमूल क्षेत्र में उसका उदाहरण है, और इस बार आपको बदायूं में भी इसका उदाहरण पिछली बार भी लोकसभा में मिला था और इस बार भी लोकसभा में मिल जाएगा। ठीक है, लौट आजम जी हमारे साथ जुड़े हुए। आजम जी माफी, थोड़ा देर लग गया आपके पास आते आते, लेकिन सवाल यही है कि बीएसपी की तरफ से आकाश आनंद की एंट्री हो जाती है। अब तक ये कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, अखिलेश जी भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, लेकिन जब चुनाव में कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट हुआ बीएसपी की तरफ से तो थोड़ी परेशानी बढ़ी। और अब आकाश आनंद की हुंकार क्या वाकई आपके वोट बैंक में सेंध लगाती हुई बसपा दिखाई देगी, क्योंकि आप लोगों के साथ गठबंधन नहीं है और बीएसपी का वोट बैंक बीजेपी को परेशानी में डालने वाला नहीं है? पारुल जी, बहुजन समाज पार्टी विधानसभा में 1 सीट है और 2022 के चुनाव में सिर्फ 12% वोट पे सिमट जाती है, और समाजवादी पार्टी के पास विधानसभा में 111 सीटें और 36% वोट शेयर है। तो बसपा और सपा में कोई मुकाबला ही नहीं है। सपा इस वक्त मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश में है इंडिया अलायंस के साथ, और सारी लड़ाई बस इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में है। और कहीं पूरा मतदाता ये समझता है कि आने वाले समय में कहां वोट देना चाहिए और कहां वोट नहीं देना चाहिए। यकीनन जो भाजपा विरोधी मतदाता है, जो लोकतंत्र बचाने वाला मतदाता है, जो संविधान बचाने वाला मतदाता है, जो किसान चाहता है कि उसका खेत, उसका खलिहान सुरक्षित रहे, जो बेरोजगार चाहता है कि उसका पेपर लीक न हो, उसे नौकरी मिले, वो सारा मतदाता इंडिया अलायंस के साथ मतदान करने के लिए आतुर है। और आने वाला चुनाव किसी भी तरह का कोई बिखराव नहीं होने वाला। आनंद की पार्टी, आकाश आनंद की पार्टी इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, और इससे वो जितना भी चाहे वो भाजपा को भी फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि वोटर समझ चुका है। जी बताएं। आपका कहना सही है और आपने बहुत कमतर आकलन किया बीएसपी का, मुझे लगता है, और पैनल में सभी सहमत होंगे कि इतनी भी कमजोर नहीं है बीएसपी, क्योंकि पहले जब आपके साथ चुनाव लड़ी थी तब अच्छा खासा प्रदर्शन था और आपसे अच्छा प्रदर्शन था, और उसके बाद जब आप कांग्रेस के साथ भी आए तो भी ठीक आपका प्रदर्शन नहीं रहा। तो बीएसपी जब लोकसभा चुनाव में जुड़ी आपके साथ तो जाहिर सी बात है कि इतनी भी कमजोर नहीं थी जितना आप आकलन कर रहे हैं अभी। नहीं, अब मैं आज की परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ। 2022 सबसे लेटेस्ट चुनाव है, उस चुनाव की परिस्थितियों की मैं बात कर रहा हूँ। और जो चुनाव लोकसभा चुनाव होने जा रहा है वो भी यकीनन उन मुद्दों पे चुनाव है जो मुद्दे प्रमुख रूप से मुद्दे हैं जो संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। ये हम लोग पूरा एजेंसियां जो दुरुपयोग हो रहा है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, चुनाव आयोग हो, तो जनता समझ चुकी है। अगर भारत नहीं, लेकिन यहाँ पर बात बीएसपी की हो रही है ना आजम साहब, तो चंद्रशेखर आजाद को सीधे टारगेट पर ले रहे हैं। तो वही है ना मैडम। हाँ। जब दलित भी ये समझ चुका है कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं बचेगा तो हमें आरक्षण नहीं मिलेगा, जो सुविधाएं हमें मिली हुई है वो भारतीय संविधान ने दी है दलित को। और जब दलित को सुविधाएं नहीं मिलेगी तो वो किस काम का बीएसपी वोट मुझे क्या करेगा? जवाब दीजिए। आपने जिस दलित समाज की बात करी, आपने जिस बाबा साहब के संविधान की बात करी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आप दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर रोक क्यों लगाई गई? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बाबा साहब के पार्कों को तोड़वाया गया? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बाबा साहब की मूर्तियों को क्यों तोड़वाया गया? समाजवादी पार्टी ने रोक नहीं लगाया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समाजवादी पार्टी ने पालन किया था। अगर कोई हायर कोर्ट किसी चीज का आदेश देगा तो उसका पालन होगा। आप लोगों की तरह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में हम एफिडेविट देंगे और मुकर जाएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि हम इसका पालन करेंगे और आप मुकर जाते हैं। आप संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा का ख्याल नहीं रखते हैं। जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी गरिमा का ख्याल रखा जाना चाहिए। चलो तू मैं की बहस से बचिए, बाकी मेहमान हमारे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है सुजीत जी, गरीबी की बात करते हैं। आज वापस आ बीजेपी का दावा कि मुद्दों पर जनता वोट करेगी। रुक जाइए आजम जी प्लीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है 27 रुपया कोई आदमी अगर देहात में खर्च करता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है, और 33 रुपया खर्च करता है तो वो शहर में गरीबी रेखा से ऊपर है। आप बताइए ये आंकड़े
ठीक है, रुक जाइए आजम जी। महंगाई बेरोजगारी पर डिबेट का टॉपिक नहीं है अभी ये। अभी जो टॉपिक है वो बीएसपी के बढ़ते कदम और आकाश आनंद कितना हाँ रुक जाइए, अब जरा सुजीत जी के पास चली जाऊं। सुजीत जी, आगामी चुनाव में ये जो एक्टिवनेस बीएसपी की दिखाई दे रही है, आकाश आनंद की दिखाई दे रही है, ये बीएसपी के लिए फायदेमंद साबित होगी आपको लगता है? और जिस तरीके से ये सेंधमारी की कोशिश की गई है, न केवल चंद्रशेखर को टारगेट पर लेकर और उसके अलावा अखिलेश यादव को टारगेट पर लेकर, ये अब एक संदेश तो ये सीधे तौर पर कि बीएसपी अब कदम आगे बढ़ा रही है, और अगर आगे बढ़ा रही है तो वो बीजेपी के साथ कितना इंटरेक्शन में रहेगी, क्या आगे जुड़ेगी बीजेपी के साथ बीएसपी या नहीं? सुजीत जी। पारुल जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, अमरोहा, आज सीटों पर मैक्सिमम इनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ही इनका जो इनकी सीटें आई थी पिछले चुनाव में वो आई थी जी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश को अगर लिया जाए तो लालगंज, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर और जौनपुर जी जिन परिस्थितियों में सीटें आई थी। आनंद जी कौन सा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो आनंद जी ही आनंद से बताएंगे। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां चंद्रशेखर को मिला लिया और आरएलडी उनके साथ आ गई, तो ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी के पास अब पाने को कुछ नहीं बचा है, और बहुजन समाज पार्टी एक तरह से अपने को उपस्थित कर रही है चुनाव में, हम उपस्थित हैं ये बोल रही है वो। और आनंद जी अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, क्योंकि मायावती जी पूरी तरह से चुनाव से बाहर हो चुकी हैं। बिल्कुल। तो ये अब जहां तक जी, ये फॉर्मूला कितना कारगर साबित होगा बीएसपी का? ये किस रणनीति के तहत फिर आनंद जी आए हैं, या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने आए हैं? नहीं, आनंद जी की कोई रणनीति ही नहीं समझ में आती है। कोई परिपक्व राजनीतिक इस तरह की बात ही नहीं करेगा। आनंद जी के कोई, आनंद जी अभी अपरिपक्व हैं और राजनीति में उनको बिठे बिठाए ताज मिल गया है। राजनीति तो उन्होंने एबीसीडी सीखी ही नहीं है, न कभी वो धरातल पर उतरे हैं। तो वो तो एसी कमरे में बैठ करके, कंप्यूटर के सामने बैठ करके, आंकड़े लेकर के और वो इस तरह की बयानबाजी की बातें कर रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि आनंद जी को कोई आनंद आने वाला है के बाद में। ठीक है, अभी कोई सज्जन का पेपर लीक विषय था। पेपर लीक विषय इस नाते से हो रहा है क्योंकि सरकार नौकरियों को लीक नहीं कर रही है जी। पहले सरकारी नौकरियों को लीक करती थी तो पेपर लीक की जरूरत ही नहीं होती थी। और एक किसी सज्जन ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ही खत्म हो जाएगा, तो क्या बहुजन समाज पार्टी के आने से बाबा साहब का संविधान जाएगा? ठीक है, संविधान बाहर जा रहा है। ठीक है सर, अब मैं एक टिप्पणी मनीष जी से की जा रही है। बिल्कुल मनीष जी, आपका क्या आकलन है? आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में बीएसपी, आकाश आनंद क्या स्टैंड लेते हुए नजर आएंगे? और वाकई अगर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ ये वाकई इस चुनाव में वोट बैंक में सेंधमारी करना है, वोट कटुआ का काम करना बीएसपी, आकाश आनंद ये सब करने आए हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं पारुल जी। आप ये देखिए कि अगर काडर वोट किसी का है तो वो केवल 2 ही पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर, पहले 3 पार्टियां हुआ करती थी। सपा का अपना एक जो मुस्लिम यादव वोट था वो बिल्कुल कंसंट्रेट होके गिरता था। उसके बाद में बसपा का जो था, जो जाटव वोट या दलित वोट का जो और भी जो धाराएं हैं वो वोट आके गिरती थी। और भाजपा का जो अपना वोट बैंक है वो कभी इधर से उधर नहीं हुआ या बसपा का नहीं हुआ। तो इसी तरह से अब इस बार के जो चुनाव में इन्होंने किया है कि जितने, लेकिन इस बार आजम जी कह रहे परिस्थितियां वो नहीं है, कमजोर है बीएसपी। आजम जी बिल्कुल 40% आप ये समझिए कि कमजोर है तो वो लड़ाई सपा से ही है। बसपा की लड़ाई और किसी से नहीं है। बसपा की लड़ाई भाजपा से नहीं है। बसपा की लड़ाई सेकंड नंबर पे है। अब सेकंड नंबर पे कौन रहेगा? पिछली बार के लोकसभा पे चुनाव हमने देखा जब बसपा और सपा एक थे और बसपा ने 10 सीटें जीती थी, सपा ने 5 सीटें जीती थी। और उसके बाद में मायावती ने आरोप लगाया था कि बसपा का जो वोट है, सपा का वोट वो ट्रांसफर नहीं हुआ बसपा में। इस बार बसपा जो मुस्लिम वोट है वो पूरी तरह से मुस्लिम वोट को टारगेट कर रही है। 41% मुस्लिम सीटों को उसने जो आवंटित किया है, जिस तरह जो उम्मीदवार खड़े किए हैं, उसके बाद स्पष्ट हो जाता है कि बसपा और सपा की स्पष्ट लड़ाई है। भाजपा की अपना एक जो एक रणनीति है वो भाजपा उस पर चल रही है। जो 80 सीटों का टारगेट है भाजपा उसको टारगेट कर रही है। लेकिन लड़ाई जो है वो बसपा और सपा किस तरह से एक दूसरे के वोट काटती है, कौन इसलिए बीजेपी कॉन्फिडेंट है। दीपक जी कह रहे हैं कि हमने जातियों को देखकर या वोट बैंक को देखकर टिकट नहीं बांटे, इसलिए बीजेपी ने अलग अलग, बीजेपी का पूरा एक सर्वे रहा है, बीजेपी का अपना सर्वे रहा है, बीजेपी का एक
मीडिया का सर्वे का भी उन्होंने लिया है। बीजेपी ने लगातार संगठन के लोगों से बात की है, जो एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक जो सीधे सीधे आप ये समझिए कि अगर देश का गृह मंत्री बूथ लेवल के कार्यकर्ता को जानता है तो इस पार्टी की कितनी गहरी पैठ है। और ये एक महत्वपूर्ण बात है, आज की तारीख में अगर पार्टी जुड़ी हुई है तो उसका मतलब ये है कि बड़े राजनेता भी छोटे लोगों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण बात है। अगर किसी को सम्मान मिल रहा है, अब चूंकि समय थोड़ा कम है और और मैं 30 सेकंड में आप दोनों की प्रतिक्रिया चाहूंगी। आजम जी, अब आने वाले समय पर अगर इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं आकाश आनंद, तो फिर अखिलेश जी क्या करेंगे? क्योंकि वो तो कह रहे हैं टिकट भी बांटने में आप सही नहीं साबित हुए, बदलने पड़े आपको टिकट या परिपक्वता है, और भी कई सारे बयान। क्या जवाब देंगे? पारुल जी, जो आगामी लोकसभा चुनाव है वो सीधे सीधे इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच होने जा रहा है, और जनता पूरे तरह से समझती है जो उसके जनता के जमीनी मुद्दे हैं, चाहे किसानों के मुद्दे हों, चाहे दलितों के हों, चाहे अल्पसंख्यकों के हों, चाहे नौजवानों के हों, सारा वर्ग इस बात के लिए इंतजार कर रहा है कि इस चुनाव में जो भाजपा बड़े बड़े वादे करती है, 2 करोड़ रोजगार का, आय दुगनी का और कानून व्यवस्था का, वो सारे और विकास का सारे वादे बिल्कुल चौपट हैं, किसी भी तरह से जो वोट काटेगी उसके लिए कोई फॉर्मूला है क्या आपके पास? बिल्कुल नहीं कटेगा वोट। इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि जनता निर्णायक वोट देना चाहती है, अपना वोट देके वोट बर्बाद नहीं करना चाहती है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा हमारे प्रत्याशी हैं। 30 सेकंड। देखिए पारुल जी, इस चर्चा में बात समझ में आती है कि जिस तरीके से लगातार अगर आकाश जी के बयान की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं परिवारवाद की परिभाषा को सिद्ध करता है। जो जमीन से जुड़ा नेता है, जो बूथ से लेकर के, मंडल से लेकर के, प्रदेश से लेकर के, और जनता के मूल बीच में रहा हो, जनता के बीच में काम किया हो। जब परिवार के मुखिया किसी परिवार के तौर पर मिल जाए, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, संयोग कहिए या प्रयोग कहिए, यही मैं सोच रही थी कि बीजेपी ने अभी तक इस मैटर पे परिवारवाद क्यों नहीं थोपा। दूसरी बात मैं एक बात और जोड़ूंगा, कहीं ना कहीं जो सीट की बदलाव की बात थी, उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश जी को पता है कि जो जनता की नकारता है, जनता ने जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नकारने का काम किया है, इसलिए वो तय नहीं कर पा रहे। देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में बीएसपी की रणनीति किसके लिए फायदेमंद साबित होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राजनीति में अपना उत्तराधिकारी उतार दिया है, आकाश आनंद, लेकिन किसके लिए आनंद लेकर आएंगे, किसके लिए आनंदमय क्षण लेकर आएंगे 4 तारीख को, जून को, ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।